समझ में भाइयों? जिस चीज को लेकर आपको कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है, समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई बताने, देखो हम लोगों का काम है सिर्फ बताना, मेहनत आपको ही करना है ना? तो बढ़िया, एक ही माइंड में एक ही पिक्चर। अभी भी आपके पास टाइम है, आज 6-7 तारीख हो गई है। अब कुछ ही दिनों में आपकी एग्जाम चालू हो जाएगी, तो आपको सिर्फ कंटिन्यू बने रहना है ना भाई लोगों? तो सभी को पहले जय श्री महाकाल। आशा करता हूँ बाबा महाकाल की दुआ से आप सबका पेपर अच्छा जाए, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छी बात है ना। जय हिंद, जय श्री महाकाल भाई वीरेंद्र, जय श्री महाकाल। तो फटाफट जुड़ जाइएगा आप भाई लाइव क्लास में, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, दबा के लाइक ठोकना और कमेंट करके फटाफट आंसर बताना कि सर इसका आंसर ये आएगा, उसका आंसर ये आएगा। जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा आपको रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। मैथ्स की क्लास भी डली हुई है, अगर मैथ्स में आपको डाउट रहता है तो आप क्लासें खोल के, अग्निवीर वाले चैनल जो भी है, यहाँ से आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रखा है मैंने क्लास के बारे में भी आप लोगों को, है ना भाई? हम्म। तो भाइयों सभी को जय हिंद। फटाफट जुड़ जाइएगा, हो गई है क्लास स्टार्ट आपकी। पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं कि अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। आपको बताना है कि ये जो आत्मकथा है यह किस खिलाड़ी की है। ठीक है भाई लोगों, आपको बताना है कि अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए कि अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है आपके पास सचिन तेंदुलकर, दूसरा राहुल द्रविड़, तीसरा सौरभ गांगुली और चौथा मैरी कॉम। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये अनब्रेकेबल स्टोरी है या किस खिलाड़ी की आत्मकथा हाँ, तो अजय गिरी ने बताया डी ऑप्शन भाई। ठीक है डी ऑप्शन मेरी कॉम। और भी बताइएगा भाई फटाफट कि अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। पहला है आपके पास सचिन तेंदुलकर, दूसरा है राहुल द्रविड़, तीसरा है सौरभ गांगुली और चौथा है आपका मेरी कॉम। तो बता दीजिएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइएगा। चैनल को जिसने लाइक नहीं किया लाइक भी करते जाइएगा, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई, कि आप लोगों के साथ साथ किसी अपने का भी अच्छा हो जाए। तो सभी लोगों ने बताया डी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरी कॉम। जो आपकी अनब्रेकेबल खिलाड़ी है, जो आत्मकथा है, वह किसकी है? तो वह मेरी कॉम की है। किसकी हो जाएगी भाई? मेरी कॉम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जय हिंद भाई, मेरी कॉम की हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो मर्डेका कप है वह किस खेल से संबंधित है। पहला है आपका फुटबॉल, दूसरा कबड्डी, तीसरा गोल्फ, चौथा क्रिकेट। तो बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। मर्केडा कप किस खेल से संबंधित है? तो बता दीजिएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा कि मर्केडेका कप किस खेल से संबंधित है। भाई आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या आ जाएगा कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो फटाफट बताइएगा आंसर। पहला है आपका फुटबॉल, दूसरा कबड्डी, तीसरा गोल्फ, चौथा क्रिकेट। तो बता दीजिएगा भाई फटाफट करके कि क्या आंसर आ जाएगा इसका। फटाफट बताइए क्या आंसर आ जाएगा। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो मर्डेका कप है वह किस खेल से संबंधित है। नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं भाई, ये है आपका फुटबॉल से संबंधित। किससे है? जो मर्डेका कप होता है यह किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। पहला है हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गोवा, चौथा केरल। तो बता दीजिएगा भाई कि पुलिकट भी जो झील है वह किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि जो पुलिकट झील है वह किस राज्य में स्थित है। तो बता दीजिएगा भाई पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। अजय गिरी ने बताया डी ऑप्शन। और बताओ भाई, और बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है।
पहला ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है आपका केरल। तो बता दीजिएगा भाई पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। तो भाइयों पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है आपकी? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पर है आपकी? तमिलनाडु में। भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई लोगों की हर्ट्ज, हर्ट्ज की इकाई क्या है या हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो आपको बताना है कि हर्ट्ज की इकाई क्या है। पहला है आपका धारिता, दूसरा प्रेरणा, तीसरा आवृत्ति, चौथा प्रतिरोधक। तो बताइएगा हर्ट्ज की आवृत्ति क्या है, हर्ट्ज किसकी आवृत्ति है? तो फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे दोस्तों कि हर्ट्ज की इकाई क्या है, धारिता, प्रेरणा, प्रेरण, आवृत्ति या प्रतिरोधक। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर भाई? फटाफट कमेंट कर दीजिएगा क्या आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आ जाएगा आवृत्ति। यानी हर्ट्ज किसकी, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। आवृत्ति की इकाई क्या हो जाएगी आपकी? हर्ट्ज हो जाएगी। आवृत्ति की इकाई क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? तो आवृत्ति की इकाई हो जाएगी आपकी हर्ट्ज, या हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो आवृत्ति की। घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। बहुत बढ़िया भाई, सी ऑप्शन जिसने भी बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके लिए असम, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात, चौथा झारखंड। तो बता दीजिएगा भाई, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका असम। यानी चाय के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भारत देश का राज्य होगा, वो कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके लिए क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है आपके पास मुंडकोपनिषद से, दूसरा ऋग्वेद से, तीसरा सामवेद से, चौथा अथर्ववेद से। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा भाई लोग, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते बताओ भाई फटाफट कहाँ से लिया गया है। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ये भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और ये कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आई बात समझ में भाइयों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल, नेशनल बोटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि नेशनल बोटनिकल जो गार्डन है वह किस शहर में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि नेशनल बोटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपके पास जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा लखनऊ, चौथा हरियाणा। तो बता दीजिएगा मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर इसका, कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो कर दीजिएगा भाई फटाफट दबा के कमेंट, क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट कर दीजिएगा कमेंट, क्या आंसर आ जाएगा कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो बताओ भाई नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे दोस्तों कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा लखनऊ, चौथा हरियाणा। तो करिएगा भाई कमेंट फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा। राय स्टार FFSC वीरेंद्र सिंह जयपुर बता रहे हैं। और बताओ भाई फटाफट कमेंट करियो यार। अजय गिरी भाई कमेंट करिएगा आप भी। नवीन मेवाड़ा, करण ठाकुर फटाफट आंसर बताइएगा भाई। कोई जयपुर बता रहा है, कोई लखनऊ बता रहा है। तो फटाफट बताओ भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ।
नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है नेशनल बॉटनिकल गार्डन? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, कहाँ आ जाएगा? लखनऊ में। ए ऑप्शन नहीं आएगा भाई, जयपुर में नहीं है। नेशनल जो बॉटनिकल गार्डन है वह लखनऊ शहर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुद्रा की छपाई, भारत में मुद्रा, मुद्रा यानी नोट की छपाई किसके द्वारा की जाती है? भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास सेबी, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा आरबीआई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जो भारत देश है इसमें मुद्रा की छपाई किस बैंक के द्वारा, कौन करवाता है या किसके द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास सेबी, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा आरबीआई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करिएगा भाई कमेंट फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा इसका? फटाफट कर दीजिएगा कमेंट, आंसर क्या आ जाएगा? तो भारत में मुद्रा की छपाई आरबीआई कराती है। कौन कराती है? आरबीआई कराती है। कौन कराती है भाई? आरबीआई कराती है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बढ़िया, सभी अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं, गलत गलत कोई नहीं दे रहा है, सही दे रहे हैं सब। बहुत बढ़िया भाई। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा तो एक दिन आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। लेकिन कंटिन्यू बने रहना है भाई आप, ठीक है ना। आप कोई सी भी बुक से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, पर 15 दिन की बात है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। और पढ़ना भी कैसे कि कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेज बुक में 50 पेज है, 50 एक ही दिन में पढ़ लिए, कल पूछा तो सब साल। तो ऐसा नहीं करना भाई, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मद्रास, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है मेरे दोस्तों कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। पहला है आपका 1556, दूसरा 1757, तीसरा 1746 और चौथा 1526। तो आपको बताना है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। अरे भाई ग्रुप में कैसे जोड़ूंगा? तो नंबर देगा, नाम बताएगा, जब भी तो जोड़ूंगा ना। आपको बताना है भाई कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1556, दूसरा 1757, तीसरा 1746, चौथा 1526। तो बता दीजिएगा भाई कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। तो करिएगा भाई कमेंट फटाफट कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। फटाफट कमेंट करो दोस्तों, क्या आ जाएगा? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन पर आंसर दीजिएगा कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। भाई नंबर नहीं है यार मेरे पास, आपका नंबर नहीं है। आपने बताया सी ऑप्शन, और भी बताइएगा भाई, कहाँ चले गए सब लोग? फटाफट बताओ कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। मद्रास का युद्ध बताना है आपको कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1556, दूसरा 1757, तीसरा 1746 और चौथा है 1526। ठीक है, तो ये मद्रास का युद्ध हुआ था आपका 1746 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1746 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1746 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो फटाफट बताइएगा दोस्तों कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। पहला है लुम्बिनी, दूसरा वैशाली, तीसरा कपिलवस्तु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा भाई। बता दीजिएगा कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला है आपका लुम्बिनी, दूसरा है आपका वैशाली, तीसरा है आपका कपिलवस्तु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको भगवान महावीर स्वामी के जन्म का स्थान कहाँ पर था वो बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई लोगों? वैशाली में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जो सुंदरवन है वह किस लिए प्रसिद्ध है।
पहला ऑप्शन है मोर के लिए, दूसरा भालू के लिए, तीसरा बाघ के लिए, चौथा हिरण के लिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन का डेल्टा ये राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भी है। तो यहाँ बताना है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है आपके पास मोर, दूसरा भालू, तीसरा बाघ और चौथा हिरण। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका। सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है। सुंदरवन बाघ के लिए प्रसिद्ध है भाई, काय के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाइयों, कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। आपको बताना है कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो बताइएगा भाई, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करेगा। फटाफट आंसर दीजिएगा भाई कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो बताइएगा मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा है आपका उपराष्ट्रपति। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा इसका फटाफट। फटाफट बताइएगा कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो बताइएगा भाई कौन भंग कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा राज्यपाल। राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों, तो राज्यपाल भंग कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान कब लागू हुआ था। आपको बताना है कि संविधान था वह कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा 1950, तीसरा 1946, चौथा 1949 में। तो आपको बताना है कि संविधान कब लागू किया गया। बताइएगा दोस्तों फटाफट कमेंट करके, संविधान कब लागू किया गया। फटाफट बताइएगा दोस्तों कि संविधान कब लागू किया गया। फटाफट कमेंट करो दोस्तों, संविधान कब लागू किया गया। तो संविधान लागू किया गया था 1950 में। कब किया गया था भाई, 1950 में किया गया था। संविधान कब लागू किया गया था, तो 1950 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम बताइए। चौधरी चरण सिंह की समाधि जहां पर बनी हुई है उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा। पहला है किसान घाट, दूसरा विजय घाट, तीसरा राजघाट, चौथा वीर भूमि। तो बताओ दोस्तों, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या हो, किस नाम से जाना जाएगा। बताओ फटाफट दोस्तों, बताओ चौधरी चरण सिंह को, जो चौधरी चरण सिंह है उसकी समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा। तो फटाफट बता दीजिएगा दोस्तों क्या आ जाएगा। पहला ऑप्शन है किसान घाट, दूसरा विजय घाट, तीसरा राजघाट और चौथा वीर भूमि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसान घाट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है इसको किसान घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई लोगों, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये जाना जाएगा किसान घाट के नाम से। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर, कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, पहला ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो बता दीजिए भाई कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और चौथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपरोक्त सभी। तो बता दीजिएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो बताओ दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। फटाफट बताइएगा प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से
निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? जो संक्रमण रोग है, फैलता है वायरस के द्वारा, वो बताना है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? पहला रेबीज, दूसरा हैजा, तीसरा टीबी, चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइएगा भाई, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा आपका? आपको बताना है कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा। निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई संक्रामक रोग? तो संक्रामक रोग हो जाएगा आपका रेबीज, है ना। ये लार से फैलता है, काटने से तो फैलता जाता है। आई तो बात समझ में दोस्तों? और बाकी के सारे भी हैं, तो मेन आपको रेबीज याद रखना है, बाकी सारे संक्रामक रोग हैं, है ना। हैजा भीड़ में फैलता है अधिकतर, दूषित भोजन के कारण, दूषित पानी के कारण। तो ये सारे क्या आ जाएंगे? इसके उपरोक्त सब, ये सारे संक्रामक रोग होते हैं। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे हैं। रेबीज आप अधिकतर बताओगे कि संक्रामक रोग रेबीज होता है, लेकिन ये सारे संक्रामक रोग होते हैं भाइयों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य में कौन सी गैस होती है? आपको बताना है दोस्तों कि जो सूर्य होता है इसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो बताइएगा दोस्तों, सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों कि सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है। बताइएगा दोस्तों, सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा कार्बन। तो बता दीजिएगा भाई कि सूर्य के अंदर कौन सी गैस पाई जाएगी। सूर्य के अंदर कौन सी गैस पाई जाएगी दोस्तों? तो सूर्य के अंदर पाया जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है भाई लोगों, हाइड्रोजन जिसने भी बताया ने ये ए ऑप्शन बताया, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया भाई, सुरेश शर्मा, डियर वर्दी, करण ठाकुर, बीरेन सिंह, सभी सही बताया भाई, बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी? पहला है न्यूटन, दूसरा है ओम, तीसरा है कैंडेला और चौथा है वेबर। तो बताइएगा भाई कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी। फटाफट बताइएगा कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। बताइएगा दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी। आज आप क्लास नहीं आए, बहुत बढ़िया। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? पहला है न्यूटन, दूसरा है ओम, तीसरा कैंडेला, चौथा वेबर। तो बता दीजिएगा भाई विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है? आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है, यानी वलय युक्त ग्रह जिसे बोला जाता है। तो बताइएगा भाई कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शनि, चौथा शुक्र। तो बताइएगा दोस्तों कि किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ग्रह हो जाएगा। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है आप लोगों से दोस्तों कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है। तो बताइएगा भाई फटाफट। राय स्टार एफ सी बता रहे हो, इंडियन आर्मी पैरा ऐसे बता रहा है सी। सही, और बताओ भाई, और भी बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का। फटाफट बताइएगा भाई कि किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है। तो शनि ग्रह के चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
सी हो जाएगा, और इसे वलय युक्त ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई लोगों, कि पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। आपको बताना है कि जो पोटेशियम होता है उसको किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि पोटेशियम को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास Na, दूसरा K, तीसरा W, चौथा PO। तो बताइएगा भाई, बताइएगा भाई किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पोटेशियम को का जो चिन्ह होता है वह कौन सा है। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या हो जाएगा भाई लोगों, फटाफट कमेंट करिएगा कि पोटेशियम का चिन्ह क्या हो जाएगा। तो पोटेशियम होता है भाई के। पोटेशियम को काई से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। काई से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई लोगों, कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग क्या है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग क्या होगा। पहला है फेफड़ा, दूसरा है त्वचा, तीसरा है गुर्दे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा मनुष्य के शरीर का प्रमुख अंग जिससे आप श्वास लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेफड़ा। तो मनुष्य के सर का जो प्रमुख अंग है वह क्या हो जाएगा, श्वसन अंग फेफड़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई लोगों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी। आपको बताना है दोस्तों कि जो नाभिक होता है इस नाभिक की खोज किसने की थी। तो बता दीजिएगा दोस्तों नाभिक की खोज किसने की थी। पहला है गोल्डस्टीन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा थॉमसन, चौथा चैडविक। तो बता दीजिएगा भाई क्या आ जाएगा कि नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर आ जाएगा भाई नाभिक की खोज में। फटाफट कमेंट करो यार, दबा के लाइक करो, कमेंट करो यार, आप लोग कितना धीरे करते हैं। सब बता रहे हैं बी ऑप्शन। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने करी थी भाई लोगों नाभिक की खोज, तो नाभिक की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। किसने करी थी भाइयों, रदरफोर्ड ने करी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जरा दृष्टि दोष या जरा दृष्टि रोग के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों बताना है कि जरा दृष्टि के जो दोष रोग होता है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। पहला है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा द्विफोक्सी लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों कि जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा भाई कौन सा प्रयोग किया जाएगा। राय स्टार FFB भी, विशाल सिंह CC, डियर वर्दी भी बता रहे हैं। बताइएगा भाई कौन सा हो जाएगा। जरा दृष्टि रोग के लिए निवारण के लिए जरा दृष्टि रोग के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयुक्त होता है। तो बताइएगा भाई क्या आ जाएगा। जरा दृष्टि के लिए होता है भाई द्विफोक्सी लेंस। काई का होता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में देखा होगा चश्मे के जो कांच रहते हैं वो दोनों मतलब गोल बनाए जाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हास्य गैस का सूत्र क्या है। हास्य गैस हो या आपको वो दे दे कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या हो, या बोल दे हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या हो, तो वो सारे तीनों एक ही होते हैं। कौन कौन सा, हास्य गैस, हंसाने वाली गैस और लाफिंग गैस, तीनों एक ही है भाई। तो इसका सूत्र आपको बताना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बता रहे हो क्या भाई।
कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिएगा भाई कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस या हास्य गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा लुई पास्चर, तीसरा एडवर्ड जेनर और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो बताइएगा दोस्तों कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बताइएगा पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बताइएगा दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। फटाफट बताइएगा। पहला है फ्लेमिंग, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो बताओ भाई किसके द्वारा की गई थी। तो भाई ये की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सौर ऊर्जा का सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा भाई कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा बुध, तीसरा पृथ्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर ऊर्जा का सबसे छोटा, ये सौर ऊर्जा मतलब भाई घुमा के दे दिया, सौर मंडल दे दिया उसने। क्या दे दिया? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब बताइएगा भाई फटाफट कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो बताइए भाई दोस्तों फटाफट कि सौर मंडल का पहला है बृहस्पति, दूसरा बुध, तीसरा पृथ्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भाई सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो बताइएगा भाई फटाफट सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा। पहला है AgNO3, दूसरा NaCl, तीसरा NaOH और चौथा है NaHCO3। तो बताओ भाइयों सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। बताए दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा बताइएगा भाई फटाफट। पहला ऑप्शन है AgNO3, दूसरा NaCl, तीसरा NaOH, चौथा NaHCO3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र। फटाफट बताइएगा सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। इसको हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है ना। अधिकतर सिल्वर ब्रोमाइड और एक ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। तो इनका पूछा ही जाता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। आपको बताना है दोस्तों कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो करिएगा भाई फटाफट कमेंट कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 33, तीसरा 46, चौथा 69। तो आपको बताना है मेरे भाइयों कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। करिएगा भाई कमेंट फटाफट चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। फटाफट बताएं दोस्तों चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो बताइएगा दोस्तों चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 33, तीसरा 46, चौथा 69। तो कितनी हड्डियां होती है भाई फटाफट बताइएगा। तो चेहरे में होती है 14 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती है भाई? 14 हड्डियां होती है। चेहरों में कितनी हड्डियां हो जाएगी आपकी? तो 14 हड्डियां हो जाएगी। चेहरे में कितनी हड्डियां हो जाएगी? 14 हो जाएगी। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है? आपको बताना है इन 4 सूत्रों में से ग्लूकोज का कौन सा सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है? पहला है आपके पास C6H12O6, दूसरा है C2HSOH, तीसरा है CaCO3, चौथा है CaO। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से ग्लूकोज का सूत्र कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके कि ग्लूकोज का सूत्र कौन सा हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है भाई आपका क्या? C6H12O6। तो ये आपका ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा ग्लूकोज का भाई? पहला ऑप्शन C6H12, C6H12 और O6 हो जाएगा। ये गाय का सूत्र होता है, तो ये होता है आपके ग्लूकोज का सूत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है। तो बताइएगा भाई। पहला ऑप्शन है लेक्टोमीटर, दूसरा बेरोमीटर, तीसरा हाइड्रोमीटर, चौथा सीस्मोग्राफ। तो आपको बताना है दोस्तों कि भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा मेरे भाइयों कि भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाएगा। बताइएगा फटाफट। फटाफट बताइएगा कि भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। करिएगा भाई कमेंट। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? सीस्मोग्राफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है भूकंप मापने वाले यंत्र को? सीस्मोग्राफ बोला जाता है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके गणित के सवाल हैं। गणित के सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है 200 से 200 और 300 के बीच कौन सी संख्या है जो हाँ देखना भाई, आपको बताना है। थोड़ा सा ऑप्शन गलत छपा हुआ है यहाँ पे, तो ये काट दीजिएगा, ये भी काट दीजिएगा कि 200 और 300 के बीच कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है, या कितनी संख्या है। 200 और ये लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, 200 और 300 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। कितनी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, यहीं से देख लेना। मैंने लिख दिया है आपको कि 200 और 300 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। बताइएगा भाई कि 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों कि 200 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो बता दीजिएगा भाई। ऑप्शन भी दे दिया है मैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 11 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा इसका कि 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बताओ दोस्तों कितना हो जाएगा आंसर। नहीं बता रहा है कोई। देखना भाई, 200 और 300 के बीच पूछा है, तो आपको क्या करना है, 200 का भाग लगाना है 13 से। तो 13 एकम 13, कितना बच गया भाई 7, 13 पंजे 65। पूरी बार भाग नहीं लगाना है, यस यहाँ पे 5 बच गया। पॉइंट में आपको मान नहीं लगाना है, सिर्फ आपको देखना है। तो पॉइंट में आपको भाग नहीं लगाना है, जितनी बार पूरा पूरा जाता है उतना लिखना है। फिर आपको लगाना है 300 में काई से भाग 13 से। तो 13 दूनी 26, बच कितना गया 4, 40 हो गया। 13 3 39, कितना बच गया 1 बच गया। अब इस 23 बार में से आपको 15 घटाना है, तो कितनी संख्या हो जाएगी, तो 8 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई,
8 आ जाएगा, है ना। 200 और 300 के मध्य 8 ऐसी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर रूट 1500 प्लस अंडर रूट 441 का मान क्या होगा? आपको बताना है भाई, अंडर रूट 1500 प्लस अंडर रूट 441 का मान क्या होगा? तो बताइएगा भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका, कि अंडर रूट 1500 प्लस अंडर रूट 441 का मान क्या होगा? बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 1500 प्लस अंडर रूट 441 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास 36, दूसरा 26, तीसरा 39, चौथा है 19। तो बताइएगा भाई कितना हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। अंडर रूट 441 और आपका अंडर रूट 1500, तो इनका मान क्या हो जाएगा? बीच में प्लस लगा हुआ है, जोड़ना है आपको भाई। इंडियन आर्मी पैरा 39 बता रहे हैं भाई, देखते हैं। अंडर रूट 1500 प्लस 441, देखो भाई कैसे करना है। ये 441 किसका वर्ग होता है? 21 का होता है। कैसे? 21 इंटू 21, एक एकम एक, एक दूनी दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये हो गया 441। यहाँ से क्या निकला अपना? 21 निकला। कितना निकला? 21। 1500 किसका वर्ग होता है भाई? 1500 का भी निकाल लेते हैं जोड़े बना के, ऐसे एलसीएम करके। तो 1500 किसका हो जाएगा आपका भाई? 1500 5 से दिया भाई, 5 दिया 15, फिर दिया 3 से 100 बार, फिर काई से दिया भाई, 5 से दे दिया, 5 दूनी 10 जीरो, फिर कैसे दिया 5 से, 5 चुकू 20, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया एक बार, एक जोड़ा बन गया, एक ये जन्म बन गया, है ना। तो ये किसका हो जाएगा भाई? तो आपको इसका निकालना है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं अपन? ऐसे भी मत निकालो आप यार, कुछ ऑप्शन गड़बड़ दिख रहा है मुझे, इसमें भी ऑप्शन गड़बड़ दिख रहा है क्या? 441 का मान तो 21 हो गया, है ना। 21 और 13, यहाँ पे एक ऑप्शन और जोड़ लेना भाई। थोड़ा सा सवाल गलत छप गया है भाइयों, कट कर लेना है। ऑप्शन गलत है, सवाल तो सही होगा, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ गड़बड़ है उसमें, देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, लास्ट में देखेंगे उसको। 4000 रुपए को साधना और अलका में 5:3, यहाँ लिखा हुआ है 5:3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे? आपको बताना है कि 4000 रुपए को साधना और अलका में 5:3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे। पहला ऑप्शन है 2725, दूसरा है 1150, तीसरा है 2500, चौथा है 4430। तो बताइएगा भाई, बताइएगा 4000 रुपए को साधना और अलका में 5:3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपए प्राप्त होंगे? कोई बता रहा है सी ऑप्शन 2500, सभी 2500 बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग हैं। एक साधना है, ये लिख लिया मैंने साधना, अनुपात एक अलका है, अलका लिख लिया। ठीक है, इसका अनुपात है 5 और इसका है 3। कितने रुपए बांटना है? 4000 रुपए को। तो ये 5 और 3 का क्या हो गया? 8। 8 का मान कितना आ गया आपका? 4000। किसका पूछा है? तो साधना को। साधना का अनुपात कितना है? 5। काटता हूं मैं, 4 एकम 4, ये जीरो ऐसी किसी, 4 दूनी 8, 2 से काटता हूँ, कितनी, 2 पंजे 10, पचम 2500। तो साधना को कितना रुपए मिलेगा भाई? 2500 रुपए मिलेगा। कितना मिल जाएगा साधना को? 2500 रुपए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2500 मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 5 मीटर है,
भूखंड का परिमाप आपको ज्ञात करना है, यानी भूखंड का आपको परिमाप बताना है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर तथा 5 मीटर है। तो भूखंड भूखंड का आपको परिमाप ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 46 मीटर, दूसरा 36 मीटर, तीसरा 14 मीटर, चौथा 34 मीटर। तो बताइएगा भाई कितना आ जाएगा? बताइएगा भाई कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 5 मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। बताइएगा भूखंड का परिमाप कितना आ जाएगा? करण ठाकुर ने डी ऑप्शन बताया, ठीक है भाई। और भी बताइएगा भाई फटाफट क्या ऑप्शन आ जाएगा, और बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। इंडियन आर्मी पैरा से बी ऑप्शन, एक डी ऑप्शन बता रहा है, एक बी ऑप्शन बता रहा। ठीक है ना भाई? तो देखो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 लंबाई कितनी थी 12, चौड़ाई कितनी थी 5। ये कितना हो गया 12 5, 12 13 14 15 16 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 34। तो जिसका भी 34 मीटर आया था वह बिल्कुल करेक्ट आंसर था। जिसका भी 34 आया दोस्तों वह बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? आपको बताना है कि एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रेलगाड़ी कितने समय में एक बिजली के खंबे को पार कर जाएगी? पहला ऑप्शन है आपका 16 सेकेंड, दूसरा 9 सेकेंड, तीसरा 11 सेकेंड, चौथा है 26 सेकेंड। तो करिएगा भाई, कमेंट करके बताइएगा फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक खंबे को कितनी समय में पार कर लेगी? तो बताओ दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका। पहला ऑप्शन है 16 सेकेंड, दूसरा 9 सेकेंड, तीसरा 11 सेकेंड और चौथा 26 सेकेंड। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट बताओ। करण ठाकुर ने बताया 9 बताया है, बी ऑप्शन। ठीक है देखते हैं भाई, वीरेंद्र सिंह 9 बी बता रहे हैं, देख लेते हैं भाई। ये प्लस बनाया मैंने, क्या है 180 मीटर, तो ये 180 कितने समय में पार करेगी? तो एक्स में करेगी। चाल कितनी है उसकी 72 इंटू 5 और ये 18, 18 एकम 18, 18 चूक 72। ठीक है भाई, 2 से काट देता हूँ, 2 से काटता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 इनाम 18, फिर 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2 चुको 8, 2 पंजे 10, 5 से काटता हूँ, 5 नाम 45। तो जिसका भी 9 सेकेंड आया था वह बिल्कुल करेक्ट आंसर था, है ना? जिसका भी 9 आया वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 250 अनुपात 1000 समानुपात 5 अनुपात x बताना है आपको। तो क्या आ जाएगा भाई? बताइएगा भाई। 200 समानुपात 1000 बराबर 5 अनुपात x, तो इसमें x का मान आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन 250, दूसरा 200, तीसरा 20, चौथा 2500। बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा कि 200 अनुपात 1000 समानुपात लगाया 5 अनुपात x, तो x का मान बताइएगा। बताइएगा भाई x का मान क्या हो जाएगा फटाफट। x का मान बताइएगा भाई फटाफट, क्या हो जाएगा x का मान? पहला ऑप्शन है 250, दूसरा 200, तीसरा 20, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई क्या आ जाएगा। कोई वीरेंद्र सिंह ने 20 बताया है, करण ठाकुर ने बी ऑप्शन 200, कोई ए बता रहा है, कोई 200 बता रहा है। देखते हैं भाई, कुछ नहीं करना था, ये लिखा था आपका 250, तो 250 का दुगना 4 गुना कितना हो जाता है 1000 हो जाता। तो ऐसे ही 5 का 4 गुना क्या हो जाएगा 5 चुकू 20। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा 20, 250। ये 250 का इंटू 4 में किया तो कितना आ गया 1000। इधर ऐसे 5 का इंटू 4 में करूंगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दो संख्याओं का गुणनफल 144 है। यदि संख्या का मासा 8 हो तो संख्या का लासा ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 21, तीसरा 25, चौथा 27। दो संख्याओं का गुणनफल 144 है। यदि संख्याओं का मासा 8 हो तो संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो बता दीजिएगा भाई क्या आ जाएगा आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल 144 है। यदि संख्याओं का मासा 8 है तो संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 21, तीसरा 25, चौथा 27। बताओ भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है, देख लो। दो संख्याओं का गुणनफल यानी ये कितना दे रखा है 144, और उन संख्याओं का क्या है मासा 8 हो तो आपको क्या बताना है लासा। तो इसमें 8 से भाग लगा देता हूँ। 2 से लगाया कितनी बार, 4 बार। ये कितनी, 2 साते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाया 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 36। फिर 2 से लगाया कितनी बार आ गया 18 बार। तो क्या आंसर आ जाएगा भाइयों इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 18। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रेडियो के मूल्य में 15% की कमी कर देने से बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। पहला ऑप्शन है आपके पास 2%, तीसरा दूसरा है 3%, चौथा है 2% कम, और तीसरा है चौथा है 3% कम। तो बताइएगा भाई आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियो के मूल्य में 15% की कमी कर देने से बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो बताइएगा कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो बताइए दोस्तों कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी इसमें। बताइएगा भाई फटाफट कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। देखना भाई नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। 15% की कमी तो माइनस का 15, 20 की वृद्धि तो प्लस का 20, माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 20/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 दिया 15। इधर बच गया -30। प्लस के बीच में से माइनस का 15 गया तो कितना बच जाएगा, प्लस का 5। 5 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 2। 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, 2% की वृद्धि हो जाएगी। जिसका भी ए ऑप्शन था वह बिल्कुल करेक्ट आंसर था। जिसका भी जिसका भी आपका 2% वृद्धि वाला आंसर था वह बिल्कुल करेक्ट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक वस्तु को 22,000 हाँ 22,400 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है तो कुल कितने रुपए का लाभ होता है। बताना है सामने वाले को कुल कितने रुपए का लाभ होता है। पहला ऑप्शन है 2400, दूसरा 3600, तीसरा 800, चौथा 2450 रुपए। तो बताइएगा भाई कि एक वस्तु को 22,400 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है। आपको सिर्फ लाभ बताना है कि उसको कितने रुपए का लाभ होता है। तो बताइएगा दोस्तों कितने रुपए का लाभ। पहला है 2400 रुपए, दूसरा 3600, तीसरा 800, चौथा 2450। बताइएगा भाई कमेंट करके फटाफट कितना आंसर आ जाएगा। बताइएगा भाई कितना आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई। ये मैंने प्लस बनाया। एक वस्तु को कितना, यहां से मैं क्रय मूल्य निकालूंगा। पहले बेचने वाला मान यहाँ था तो 22,400 में बेच रहा था तो 12% का लाभ हो रहा था तो 112 हो गया। 112 एक में 112, 112 दूनी 224। तो 200 का गुणा इसमें किया तो 20,000। 20,000 में से मैंने 22,400 घटाया, यहाँ कितना आ गया 20,000 आ गया। तो यह मैंने 22,400 में से 20,000 घटा दिया तो कितना बच जाएगा भाई 2400 रुपए। कितना बच जाएगा, तो उसको लाभ कितने का हो जाएगा 2400 रुपए का हो जाएगा। कितने रुपए का लाभ हो जाएगा भाई उसको, 2400 रुपए का लाभ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 10 और 20 का एकल छूट प्रतिशत क्या होगा।
आपको बताना है 10 और 20% का एकल छूट क्या हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों 10% और 20% की एकल छूट क्या हो जाएगी। तो बताइएगा भाई 10% और 20% की एकल छूट। पहला ऑप्शन है 28%, दूसरा 40, तीसरा 17 और चौथा 40। तो बता दीजिएगा 10 और 20 की एकल छूट क्या हो जाएगी। बताइएगा भाई 10% और 20% की एकल छूट क्या हो जाएगी। डियर वाला भर्ती भाई ने बोला ए ऑप्शन। और बताओ भाई, और बताओ क्या आ जाएगा, और बताइएगा भाई क्या आ जाएगा। देखते हैं 10% और 20% की, तो ये 100 माना, 100 का 10% यानी 90/100, फिर इंटू 20% यानी छूट मतलब हानि होता है 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 9 8 कितना हो गया 72। 100 में से 72 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो जिसका भी 28% आया था वह बिल्कुल करेक्ट आंसर था। जिसका भी 28% आया था दोस्तों वह बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। तो बताइएगा भाई वह 1 सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी। कि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो बताइएगा भाई, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 15, तीसरा 12, चौथा 24। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा। कि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो बताइएगा भाई 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। फटाफट कमेंट करो दोस्तों, कहाँ चले गए सब लोग। देखते हैं भाई, देखो 54 इंटू 5/18, 18 36 18 तिया 54, 5 तिया तो 15 मीटर की दूरी वह 1 सेकंड में तय कर लेगी। कितनी कर लेगी भैया, 15 सेकंड की दूरी तय कर लेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको भाई लोगों, कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो उस रेडियो का आपको लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है भाइयों, लाभ प्रतिशत बताना है। तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, देखते हैं। एक रेडियो ये 100, 100 का मान क्या हो जाएगा 750, बेचा कितने में उसने 900 में, तो कितना ज्यादा कमाया 150। ये परसेंट याद करना। एक जीरो से एक जीरो, 15 एकम 15, 15 पना 75, 5 से काटा 5 दूनी 10, ये जीरो, तो कितना परसेंट का फायदा हो गया उसको, 20% का। उसका लाभ प्रतिशत कितना निकल जाएगा दोस्तों, 20% निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा भाइयों, 20%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि यदि किसी संख्या का 23% 46 हो तो संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या का 23% 46 हो तो वह संख्या ज्ञात करना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका 200, दूसरा है, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा 200, तीसरा 300, चौथा 225। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा। कि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करो। तो करो भाई संख्या ज्ञात। डी ऑप्शन बता रहे हैं करण भाई। किसी संख्या का 23% 46 है तो वह संख्या ज्ञात करो। डियर वर्दी वाला भाई डी ऑप्शन बता रहा है, करण ठाकुर डी ऑप्शन। और बताओ भाइयों, और बताओ क्या आंसर आ जाएगा, और बताओ भाइयों क्या आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा, देखते हैं। यदि किसी संख्या, संख्या नहीं पता, एक्स का 23%, एक्स का कितना परसेंट निकालना है अपन को, 23% निकालना है। 23/100 बराबर किसके, 46 के, बटे 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 100 दूनी कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आंसर आएगा भाई। ठीक है ना। कि किसी संख्या का, तो संख्या नहीं पती तो एक्स माना, एक्स का 23% 46 के बराबर में काटा पीटी करी, कितना आंसर आ गया भाई अपना 200 आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? पहला ऑप्शन है 34 किलोमीटर, दूसरा 38, तीसरा 44, चौथा 54। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा? कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की आपको चाल बताना है। क्या बताना है? रेलगाड़ी की आपको दोस्तों चाल बताना है। तो बताइएगा रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन है 34 किलोमीटर, दूसरा 38, तीसरा 44, चौथा 54। तो बताओ दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका? देखते हैं भाई। ये प्लस बनाया, क्या ज्ञात करना है? चाल। तो x इंटू 5 और यहाँ पे 18 लिख दिया। 300 मीटर लंबी है, कितने समय में पार कर रही है? 20 में। एक से एक कट गया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 18 तिया 54। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी दोस्तों? 54 किलोमीटर प्रति हॉर्स निकल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में कर सकेंगे? तो बताइए, पहला ऑप्शन है आपके पास 50, दूसरा 70, तीसरा 40 और चौथा 80। आशा करता हूं ये सवाल कोई गलत नहीं करेगा। करके बताइएगा भाई, सभी आंसर दें। और ये आपको ही करना है कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार 50 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं? करिएगा भाई फटाफट, करिएगा फटाफट, क्या आंसर आ जाएगा? करिएगा भाई फटाफट। कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार 50 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में करेंगे? भाई करिएगा फटाफट, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा। कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को, कितने मीटर लंबी दीवार को? 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाते हैं? 50 दिन में। तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं? आपको बताना है कि कितने मजदूर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बताइएगा भाई फटाफट आंसर। अभी तक एक बंदे का है जो कि ऑप्शन में 50 है, 50 है, 70 है, 40 है और 80 है। तो बता दीजिएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा। देखना भाई, नहीं आ रहा है। 40 मजदूर 100 मीटर, तो ये मीटर वाला काम है उसका, तो 100 इधर। 50 दिन में, 50 दिन में बनाते हैं, तो उसी काम को कितने मजदूर? तो एक्स मजदूर। कितने दिन में? 40 दिन में। उसी दीवार यानी 100 मीटर लंबी दीवार। 100 से 100 कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 50 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 50 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाइयों? 50 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 दिन आ जाएगा। तो ठीक है भाई, सभी को फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी आज की। आज की क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट करके फटाफट। सभी को जय हिंद। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि भाई लाइव क्लास चल रही है, इसमें जुड़े। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद सभी को भाई।